सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ साहब। सर क्या हाल है? सर जुमा मुबारक। हम वापस आ गए हैं, अब इतवार तक हम रहेंगे सबके साथ और मज़े आ जाएंगे सबको। सर बेहतरीन है। सर मैं थोड़ा सा गिला, मुझे लगता है सर मेरी टाई गेम जो है वीक हो गई है, क्योंकि आपने अब कमेंट करना छोड़ दी। इसका मतलब मुझे बहुत ही आउटस्पोकन किस्म की टाइज जो हैं वो खर्चा कराने लगे हैं आप। सर बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि आप वो जैसे जिस शिद्दत के साथ आप शुरू में आए थे ना उसको आप बरकरार करें। सर मैं आप कहने में धीमा हो गया हूँ, अब मैं ज़रा लाउड होना शुरू हो जाऊँ। सर बिल्कुल ठीक है सर। ये आपको ना इस हफ्ते तो नहीं मैं वादा कर सकता, कोशिश मैं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से फिर आपके पास ना कंटेंट बहुत आने वाला है मेरी टाई के वाले से। बहुत लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा सर, शुरुआत करते हैं सर। खबरें ढेर सारी आपको पता है इकट्ठी हुई होती हैं, तो सर लाहौर से शुरू करते हैं। सर लाहौर में तमाम जो जगहें हैं उनके अंदर बड़ी मशहूर जगहें हैं, मतलब सड़कें जो हैं, और मेन बुलवार्ड होगी या मेमालम होगी आपकी, आप पुरानी की तरफ चले जाएँ तो आपकी इतनी जगह हैं। और एक जो आईसोर जिसे कुछ लोग कहते हैं कि ये इधर क्यों बना दिया आपने, वो है गद्दाफ़ी स्टेडियम। अब अमूमन स्टेडियम्स का एक लॉजिक ये होती है कि शहरों के अंदर भी बनते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर उनके इर्द गिर्द पार्किंग और लवाजमात और चीज़ें होती हैं। गद्दाफ़ी स्टेडियम बस है और हमेशा से है और हमारे बचपन से है, और ख़बर उसके बारे में नहीं है। उसकी रेनोवेशंस भी जारी हैं। मुझसे नकवी साहब ने एज़ बतौर जो पीसीबी चेयरमैन वाली हैट पहनते अपनी, तो फिक्सिंग अप या जो उनकी रीमॉडलिंग और बेहतरी जो है स्टेडियम्स की, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था। तो उसमें कराची स्टेडियम नंबर 1, जिसके अंदर हमने देखा बड़े बड़े पिलर्स हैं, उनको ठीक करने के लिए उनकी व्यू नहीं सही आता, और गद्दाफ़ी स्टेडियम को बाहर से ठीक किया जा रहा है कि कई दुकानें वहाँ से रीलोकेट की गई हैं। ये खबर उस चीज़ के भी बारे में नहीं है सर। पीसीबी बड़ी देर से ये चीज़ चाह रहा है कि गद्दाफ़ी स्टेडियम जो है उसको रीनेम किया जाए, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि मतलब जिनके ऊपर वो रखा गया उसका नाम वो एक तो है नहीं, दूसरा उनकी कंट्रोवर्सीज़ और उनकी जिस तरह उनका सारा सिलसिला चला, उसके बाद से बड़ी दफ़ा ये बात छिड़ी है और बड़ी दफ़ा ये बात ख़त्म हुई है। और कई पीसीबी चेयरमैन जो हैं उनकी ये मैंडेट पे होता था, लेकिन आपको पता है यहाँ पे पीसीबी चेयरमैन जो हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे पीएम के ऑफिस की तरह ही है कि ज़्यादा देर रहते नहीं होते। तो नकवी साहब ने सोचा कि जब तक वो हैं वो इस चीज़ को बाकायदा तौर पर ठीक करेंगे। तो सर एक ओपन बिड कह लें इसको, एक राइट्स बेचने का कह लें उसको, इसका मैकेनिज़्म जो है वो बड़ा ऑड्स है। बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि गद्दाफ़ी स्टेडियम का नाम जो है वो अब चेंज हो जाएगा, और 1 बिलियन रुपीज़, सर 1 अरब हो गया सर, 1 अरब रुपया किसी कंपनी ने, एक निजी बैंक ने, पंजाब के ही बैंक ने वादा किया है कि वो देंगे पीसीबी को, और उसके बाद उस स्टेडियम का यकीनन नाम जो है उस बैंक के ऊपर रख लेंगे, या बहुत ही वो कैरिज्मेटिक होना चाहे तो उनके बैंक पे जो सबसे बेस्ट बंदा है उनका उसके नाम पे रख लेंगे। लेकिन वो एक बैंक जो है वो इस चीज़ के अंदर कामयाब हुआ है कि वो अब गद्दाफ़ी स्टेडियम को रीनेम करेंगे। बिल्कुल, और यकीनी तौर पे ये कुछ साल का मुआहदा होगा, ये सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं इस बैंक के नाम पे हो सकता। अगर वैल्यू 1 अरब लग गई है तो फिर क्योंकि 1 अरब बहरहाल ख़त्म हो जाता होता है। और दूसरी बात ये है कि सारी ज़िंदगी तो पता नहीं बैंक भी रहते हैं कि नहीं रहते। हाँ जी। तो बहरहाल ये ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है कि पैसे आ रहे हो तो पकड़ लेने चाहिए और नाम बदल देने चाहिए। हाँ। तो बस ठीक है, हम आपको पता है पैसों के साथ हैं। तो हमारा नज़रिया ये है कि हम पैसों के साथ हैं। हाँ सर, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इसको अगर हम डिस्कस मजीद कर लें कि पीसीबी के पास अब 1 अरब इजाफी पैसा आने लगा है, जिसके लिए यकीनन उनको कोई भी खर्चा नहीं हुआ। मतलब आपको पैसे कमाने के लिए कुछ खर्च ना पड़ता है, इसमें मुझे यकीन है कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ होगा, ना कोई टेंडरबाजी ऐसा हुई होगी। मतलब और सर वैसे भी एक ज़बरदस्त चीज़ है ना कि भाई आपने इतने वहाँ PSLs भी होने हैं, इंटरनेशनल सीरीज़ भी अब बहुत हो रही है, लाहौर में अमूमन मैच होता ही होता है, तो उसके लिए ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर बैंक अफोर्ड करता हो। लेकिन पीसीबी इन पैसों के साथ क्या करेगा सर, ये मैं देखना चाहता हूँ। देखिए आपका और मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि ये प्लेयर्स जो हैं, नॉट द नेशनल टीम बल्कि जो निचले सर्किट के प्लेयर्स हैं, ये पैसा किसी तरह उन पे इस्तेमाल किया जाए। मतलब पीसीबी अपनी किटी में लेके रख ले और कह जी कि हमने इससे ना तनख्वाहें बढ़ा दी लोगों की, या हमने बोनसेस दे दिए, या हमने दुनिया के बेस्ट इंग्लिश विलो के बल्ले मंगवा लिए, यहाँ पे दरख्त इंपोर्ट कर लिए। वो ऐसी चीज़ें ना करें। हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक सर्किट के अंदर नई खेप जो है ये पैसा उस पर लगे। यकीनन ये पैसा उस पर लगना चाहिए। और देखिए यहाँ पर
वैसे तो जाहिर है जो है ना ज़ुबान ज़दे आम तो कदाफ़ी रहेगा, क्योंकि बहुत साल लगते हैं लोगों की यादाश्त में से जाने में कि वो पहला नाम क्या था। लेकिन जाहिर है जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेशनल इवेंट्स होने हैं, पाकिस्तान में शुक्र है क्रिकेट बहाल हो गई है, PSL होने हैं, जब कैमरा आना है उस ब्रांड का नाम सामने आएगा जिसने ये पैसे खर्चे में हैं। सो मेरे ख्याल में जिस भी बैंक ने ये पैसे खर्चे हैं, ग्रेट एडवर्टाइजमेंट, बहुत इससे बेहतर मतलब वैल्यू टू मनी जो है ना नहीं हो सकती। तो और फिर वही बात है, मेरी दुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कम से कम सालों का हो, ताकि फिर 2-3 साल बाद कजाफी मतलब PCB को 1 अरब और मिल जाए या 2 अरब और मिल जाए। तो ये बस पैसे आते रहें और पैसे सही जगह पे इस्तेमाल होते रहें, बाबुओं पे नहीं, खिलाड़ियों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ज़बरदस्त। और इसका प्रेसिडेंट भी है सर, कराची स्टेडियम जो है, जिसको हम कराची स्टेडियम कहते हैं प्यार मोहब्बत से, लेकिन उसका नाम कुछ और है। वो भी एक बैंक ने आज से कुछ साल पहले ये कर लिया था उनके साथ। और सर ये देखें कि आप PSL जो है वो भी एक बैंक स्पॉन्सर करता है, और यकीनन वो 1 अरब से थोड़े ज़्यादा पैसे उनको खर्चने पड़ते होंगे उस PSL को करने के लिए, और फिर उनकी ब्रांडिंग होती है। इस बैंक ने सर चोर दरवाजे से आए हैं वो, और उन्होंने पूरा स्टेडियम ही कर लिया है कि ब्रॉट टू यू बाय फलाना बैंक, स्टेडियम ही हमारा है। तो ये एक ना बड़ी स्मार्ट खेली है उन्होंने। और बैंक्स इसको देख के मेरे ख्याल में, और कॉर्पोरेट्स इवन, कि भाई साल के लिए बैंक के पास है, उसके बाद कोई मल्टीनेशनल आ जाए, उसके बाद चलते रहना चाहिए। और दुआ ये होनी चाहिए कि जिस तरह से आपने मल्टीनेशनल्स कहा ना, और ऐसे ब्रांड्स जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं हैं वो आएँ और वो एडवर्टाइज़ करें, और उसके बाद वो अपनी आउटलेट्स पाकिस्तान में भी खोलें। बेसिकली जब वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो अपने मुल्क में चीज़ बेचना चाह रहे हैं हमारे तवस्सुत से। ये कितनी बड़ी बात है सर। बिल्कुल सर, बेहतरीन है। वैसे तो सर जब ये खबर चल रही थी तो मुझे तकरीबन यकीन था, क्योंकि आपको पता है कि अरशद नदीम साहब हमारे हीरो, नेशनल हीरो की प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात थी, उन्होंने भी 100 मिलियन का एक किया, उनको लाल इम्तियाज़ भी दिया। तो मुझे लग रहा था कि गद्दाफ़ी स्टेडियम उतर के ये अरशद नदीम स्टेडियम बन जाए। मुझे लग रहा था कि इससे बड़ा ऑनर तो कोई नहीं हो सकता ना सर, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत देखना होता है कि इवेंचुअली शायद बन जाए सर। और क्या सर ज़बरदस्त हो कि आप गद्दाफ़ी स्टेडियम या जो भी बैंक का स्टेडियम है वहाँ जा रहे हो तो अरशद हो, एक ब्रॉन्ज स्टैचू जिसमें जेवलिन उसने पकड़ी हो सर, वाह सर। वो शहबाज शरीफ साहब अंडरपास बनवाएंगे उनके अच्छा, उसके अंडरपास बन जाए सर। जिस चीज़ पे हाथ सेट है वही करना चाहिए। बारह सर ये चले अच्छी है, तो एक पॉजिटिव चीज़ होगी, गुड फॉर PCB, गुड फॉर लाहौरीज़। सर एक मनफी खबर आपको पता है, फिर हम जहाँ इस तरह खुशियाँ हैं वहाँ इस तरह गम भी हैं। तो गम सर ये है कि हमारी जूनियर स्नूकर टीम जो है, इंडिया में एक टूर्नामेंट था, और ये अच्छा एक बड़ा टूर्नामेंट था, एक चैम्पियनशिप टूर्नामेंट था, जिनके अंदर हमारे बॉयज़ जो हैं और वो क्वालिफाई भी कर चुके, सारे मामला तय थे। मतलब एक तो देखें ना, हॉकी के अंदर भी हमारे पास आज एक और ख़बर है, वो हम करेंगे, बट फेडरेशन टू फेडरेशन ना बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं ज़िंदगी में, और इनका तो फेडरेशन का भी कोई मसला नहीं था। सब एक ही फेडरेशन, आपको पता है अमूमन 2 होती हैं और या 4 होती हैं, टीमें भी 2-3 होती हैं, टीम भी एक है, फेडरेशन भी एक है, सब कुछ है, रेडी टू गो इंडिया खेलने के लिए। सर ये टूर्नामेंट एज वी स्पीक ये चल रहा है, और इनको बच्चों को, इन यंगर हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको भारत ने वीज़ा नहीं दिया सर इनको, और उसकी क्या वजूहत थी वो तो मतलब आप समझें क्या ही हो सकता है। बट स्पोर्ट्स की सर कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, कोई बॉर्डर्स नहीं होते, हर मुल्क खेलता है। ओलंपिक से कितना अच्छा एग्जांपल है हमारे लिए भी। मैंने अरशद नदीम का जिक्र किया तो उनके मेन कंपेटिटर एक इंडियन है, और देखिए उनकी आपस में कितनी भाइयों वाली दोस्ती है उनकी, जो हमने इसी शो पे दिखाए थे। उन दोनों की वालदा का बयानात जो थे वो भी हमने देखे। इनको वीज़ा क्यों नहीं दिया मुझे समझ नहीं आया जी। अभी हम इस पर ज़रा डिटेल में आएंगे, क्योंकि आप ही भी बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की इस वक्त सर्द किस्म की एक अल्फाज के साथ जंग चल रही है। उस पर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा है, वो आप बताएंगे। लेकिन ये इंडिया को अगर आप छोड़ भी दें, उसके अलावा भी हमारे जो बॉक्सर हैं मोहम्मद वसीम, फैल्कन के नाम से जो मशहूर हैं, उनको डेनमार्क ने वीज़ा नहीं दिया। इसी तरह अभी हमारे एक टेकन के प्लेयर हैं जो कि यूरोप में एक टूर्नामेंट खेलने जाना चाह रहे थे, उनको वीज़ा नहीं मिला। सो ये बड़ा मसला हो गया। मतलब इंडिया वाले इंसिडेंट को मैं इसमें नहीं लेके आ रहा, लेकिन पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, मतलब अब तो हालात ये हो गए हैं कि दुबई वीज़े नहीं दे रहा सर। तो इस पे अब जो है ना हुक्मरानों को ज़रा गौर करने की ज़रूरत है सर। गौर करने की जो दुबई का आपने सर जिक्र कर ही दिया है, तो वो तो एक अजीब सी चीज़ है, शायद हमने शो पे पहले डिस्कस की है कि अंडर 45 सिंगल मेल और फीमेल आप ट्रैवलर हों, दुबई जाना हो, काम के सिलसिले में जाना हो, आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन भी हो कि फ़लानी कंपनी मुझे बुला रही है, मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो वो कहते हैं नहीं भाई, आप या तो उनके साथ हैं, अपने स्पाउस के साथ हैं, मतलब या फैमिली के साथ हैं,
तो फिर तो वीज़ा ओके आपका, वरना सर 20% सक्सेस रेट है सिंगल लोगों के लिए। और सर जिस बंदे ने आजकल देखना है कि जी दुबई में मुझे काम मिल रहा है, मतलब मैं वो पैसे कमा के वापस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, उनको वीज़ेज़ नहीं मिल रहे। स्लिप रेट कहा जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पाकिस्तानियों का। तो सर वैसे इस मामले में कहते तो हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। ज़ाहिर है यकीनन हम कहते हैं कि वहाँ पे बैड एग्स होंगे, लेकिन उससे पूरे एक इतने बड़े कौम का आपने जो सरमाया करवाने का और तरक्की करने का ज़रिया जो है दुबई के थ्रू अगर उन्होंने करना था, वो अगर आप छीन लेंगे तो ये दोनों मुल्कों का नुकसान है। जी सर, अब मतलब फिर वही बात है, अब इसमें पोलैंड की एक खबर हमारे हॉकी प्लेयर्स से रिलेटेड भी है। तो अब ये चीज़ें बहुत जो है ना गंभीर हो गई हैं, ये अब सादा मसला नहीं रहा। सो अगर दुबई ये कर रहा है तो अगेन कितने उन्होंने डिपोर्ट किए हैं लोग जो यहाँ से भीख मांगने जाते हैं। सो मसाइल तो हैं। हाँ बिल्कुल सर। और बाकी सर ये एक अफसोसनाक चीज़ है, मतलब ये जो शायद देखें ना, मैं तो ये यकीन से कहता हूँ कि स्पोर्ट जो भी हो, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच रख लें तो ऑडियंस भी आती है, क्राउड जो है वो इन्जॉय करता है, दोनों मुल्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस स्नूकर वाली चीज़ से हम नहीं कर पाएंगे, चलें ये अपनी जगह रहेगी बात। हाँ सर, अब आ जाते हैं उस चीज़ के ऊपर जो आपने हवाला दिया कि जो मोहसिन नकवी साहब ने असेंबली में बात की, बलूचिस्तान वाला जो वाक़या है, BLA ने उसकी ज़िम्मेदारी ली। मेरे ख्याल में गालबन सारे पंजाबी लेबरर्स थे जिनकी डेथ हुई उस सारे वाक़ियत के अंदर, डिफरेंट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, लेकिन कलेक्टिवली टारगेट एक बताया हुआ था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली उन्होंने। सर पिछले हफ्ते हमने ये बताया था कि मोदी जी का जब जहाज़ गुजरा पाकिस्तानी एयर स्पेस से, तो उसके बाद उनको एक पहले सी दावत गई हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो SCO अक्टूबर में होना है यहाँ पे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो उसको इक्वेट किया नकवी साहब ने कि ये बलूचिस्तान वाले जो मामलात हैं ये उसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, कि पाकिस्तान में ये इवेंट ना हो। तो ये सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा अगर इसमें बाकायदा हकीकत है कि डिस्टेबलाइज़ करना। ज़ाहिर है वो ज़ीर दाखिला है, उनको इन चीज़ों की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी हमसे, बट सर अगर वो डिस्टेबलाइज़ होता है तो दिस विल बी वेरी बैड। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक बात होगी और मुल्क को एक बहुत बड़ा धचका होगा। और लेकिन बुनियादी बात वही है कि मुल्क जो होते हैं, रियासतें जो होती हैं, उनको प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी प्रिपेयर्ड थे या हैं, मतलब हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं। हुकूमत तक तो चलें हमारी उस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर कोई सुन रहा है तो उसकी मेहरबानी है, लेकिन आवाम को भी इसमें जो है ना एक पैगाम है, और वो ये है कि अभी हमारे सामने है जो कुछ पूरी दुनिया में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आवाम की हद तक एक दूसरे के साथ नफ़रत नहीं पैदा होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर हम अब ट्विटर पर देख रहे हैं कि प्रोविंसेस की सुप्रीमेसी की बात शुरू हो गई है, नेशनलिज्म सामने आ गया, प्रोविंशियल। जी ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगेन आवाम के दरमियान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब जिसने भी निहत्ते लोगों को मारा है वो दहशतगर्द है, लेकिन तमाम जो सूबे हैं, तमाम उसके जो रहने वाले हैं, वो हम सब आपस में भाई हैं। तो ये बात हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। सर बिल्कुल। इसके अंदर और ट्विटर का आपने जिक्र किया, ट्विटर पे मैं भी देख रहा था कि कुछ अब पंजाब की तरफ से भी जो आपने सूबाई चीज़ की कि ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मतलब जो बलोच हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तादाद, उनको सिंगल आउट करना, मतलब ये सर अब देखिए ना, इससे हम ऊपर नहीं आ सकते। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की एक फ़वायद नुकसानात भी हैं कि वो रैली कर देता है लोगों को कि देखो जी कि ये आपने ना ऑब्सक्योर किस्म का एक पैसेज पढ़ लिया या एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो देख ली तो आप मोटिवेट हो गए कि यार ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो कितने जी वो जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनको हम जाके जवाब दें, हालांकि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा इस बात से, बिल्कुल भी। और जब से कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है उसके अंदर एक कोई ग्रोह या कोई एक इदारा जो है उस चीज़ को तस्लीम ही कर ले कि जी हमने किया है, तो फिर तो बाकी सारे जो है वो तो उससे अलग हो गए ना, अनलेस उनकी कोई वो आउटवर्डली कहते होंगे कि हम उनके साथ हैं। ऐसे तो कोई नहीं कहता ना, तो उनके ऊपर आपने फिर कहना जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस चीज़ को रोकना हुकूमत का इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला है। कल परसों के दिन जो एपेक्स कमेटी की एक बड़ी हंगामी तौर पे एक इजलास करना पड़ा, मुल्क की टॉप लीडरशिप सर वहाँ पे मौजूद थी, तो मसला तो संजीदा है। दूसरा सर मैं इस पर ये चाहूँगा कि हम बात करें कि इनके पास भी कहा जाता है ये BLA बाकी जो है इनकी जो कैपेबिलिटी है इसको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एग्जीक्यूट करने की,
ये बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने किया है। एक तो ये कैसे कर पा रहे हैं, नंबर 1, चलें ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें, फ़र्ज़ करें वो ना हो, लेकिन इनके पास जो असला है, जो 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 इक्विपमेंट है इनके पास ये ऐसी किस्म की चीज़ें करने के लिए, वो भी बड़ा एडवांस है। हमने आज पिछले हफ्ते ये कच्चे के डाकू वालों भी बात की थी, वो रॉकेट लॉन्चर से उन्होंने पुलिस का एक चेक पोस्ट जो है वो उड़ा दिया, और उसके बाद उसके अंदर ना सिर्फ वो तस्लीम किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से तस्लीम किया इस चीज़ को। तो सर ये भी देखें, हमारी जो तमाम इंटेलिजेंस के लोग हैं और जो हमारे इदारे हैं सारे, हुकूमत इंक्लूडेड ऑब्वियसली, उसकी तय तक आपका पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक टेररिज्म जो है ना सर, वो आपका बाकी अगर कहीं और हो रहा हो ना, खुदा ना खास्ता बाहर से कोई, ये तो अंदरूनी आपके लोग हैं जो ये सारी चीज़ कर रहे हैं। तो ये सारे मामला हैं क्या, इनको हमें देखना पड़ेगा और इनके अंदर हमें क्या इनपुट डालनी करनी पड़ेगी। आपका मैं जवाब इस पर लेना चाहता हूँ, लेकिन हमें जाना है ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले सारी मैंने सिचुएशन लेआउट कर ली थी, ज़रा आप अपना टेक दें इस पर। देखिए, दहशत गर्दी से तो डील जो है वो करना पड़ता है अगेन ज़ोर के साथ ही, लेकिन ये मसला जो है ये इतने सालों में बजाय ये कि ख़त्म होता या ख़त्म नहीं भी होना था तो मसला कम होता, उसके बजाय ये मसला बढ़ता चला जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि हम भी कुछ ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, दहशत को तो दहशत के ज़रिए ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके अलावा हमें इंटीग्रेशन करनी चाहिए। उनके जवानों को मौके देने चाहिए, उनके गिले दूर करने चाहिए। अगेन वही वाली बात है कि जहाँ से गैस निकलती है वहाँ पे गैस क्यों नहीं है, उनके कितने पैसे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने देने हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगेन कौमी इदारे का हिस्सा बनाना चाहिए, उनकी यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए। सो अब मुझे एक जो मेरी दुआ है और मुझे उम्मीद है वो ये है कि दहशतगर्दी को तो अगेन एक ही तरह से निपटा जा सकता है, लेकिन मज़ीद बच्चों को हम अपने से खाइफ ना होने दें, ये मेरी ख्वाहिश है। बिल्कुल सर। और लास्टली अगली खबर पे जाने से पहले कि मेरे ख्याल में अब वो जो है ना एक साइड बाय साइड रीबिल्डिंग, वो शायद अब उससे पॉइंट आगे जा चुका है। अब तो मेरे ख्याल में एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव जो अनासर है वहाँ पे, वो करके एक दफ़ा फिर आप रीबिल्ड करें उस सारी जगह को, और उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये वक्त बताएगा। बट एक मरला तो ये है कि हमने भी ये दहशतगर्द के वाक़यात देखे, इस चीज़ को आप इसका जवाब दें, इसको ठीक करें, मामले को वहाँ स्टेबलाइजेशन आए, फिर रीबिल्डिंग कर सकती है। क्योंकि रीबिल्डिंग सर साइड बाय साइड, मेरा अपना ओपिनियन है, नहीं हो सकती। हाँ, तो सर आगे चलते हैं। जैसे हमने जिक्र किया मोदी जी का, पहले ये भी मैं सिर्फ अपडेट कर दूं कि जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, अभी तक कॉन्फर्मेशन आई नहीं है इंडिया की। दिल्ली की तरफ से अभी तक खामोशी है, ना की है उन्होंने, ना हाँ की है। पॉलिटिकल पंडिट्स और एक्सपर्ट्स जो हैं ऑन बोथ साइड्स कहते हैं कि वो माजरत करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये जिक्र कर रहे हैं कि जी शायद स्लिम चांस है कि वो आ जाएँ यहाँ पे। तो सर उनके आने से हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है और ग्लोबली बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। तो मेरे तो ख्याल में इसको अब वक्त आ गया कि आने वाले कुछ दिनों पता चल जाएगा, उसमें तफसीली बात कर लेंगे, बट शायद वो आ जाए, इसको पता नहीं जी। मेरे ख्याल में वो ये भी तो देखेंगे ना कि दूसरे ममालिक में से कौन कौन आ रहा है। मसलन जाहिर है चाइना की पार्टिसिपेशन तो होगी, लेकिन क्या चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं या उधर नीचे कोई शख्स आ रहा है? तो मेरे ख्याल में इस तरह के और ममालिक देख कर के उनके कौन लोग हैं जो इधर अपनी नुमाइंदगी करेंगे, फिर शायद इंडिया ये फैसला करेगा कि प्राइम मिनिस्टर जाएगा या उनसे नीचे किसी ओहदे का कोई बंदा जाएगा, या वो शिरकत ही नहीं कर रहे। और बाकी जाहिर है ये अगर हो गया तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी वाला मसला भी इसी के थ्रू ठीक हो जाए। बारह सर आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स की हमने कुछ खबरें की थी, एक सर रह गई सर, वो भी मैं कहता हूँ करने दो ऑडियंस से शेयर। सर हॉकी की तरफ से, हॉकी फेडरेशन की तरफ से एक तफसीली बयान जारी किया गया है कि 3 प्लेयर्स और 1 फिजियो जो हैं वो यूरोप में चले गए हैं, पोलैंड गालिबन, और वहाँ से उन्होंने ये ख़त के ज़रिए आगाह किया है फेडरेशन को कि हमने यहाँ पे सियासी पनाह, पॉलिटिकल असाइलम जो है वो उसका दावा कर दिया और हम यहाँ पे अब यहीं हम नहीं आ रहे। तो उनका ताहयात उनको मतलब सस्पेंड कर दिया गया। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड ये है कि अभी जो आने वाला एक चैम्पियनशिप है
एशियन चैम्पियनशिप जो है उसकी शिरकत से पहले उसके सॉरी मुकाबला जब शुरू होना था वो सारा, उससे पहले कैंप लगना था, तो उसमें इनको कहा गया कि आप आके शरीक हों सारे, और वो इन्होंने फिर अलबत्ता उसी दौरान को इन्होंने NOC अप्लाई किया हुआ था, आई थिंक इसी पोलैंड जाने के लिए या कहीं जाने के लिए, ये अनक्लियर है कि वहाँ और थे किस वजह से जा रहे थे, बट उनको वो NOC शायद जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो तो आपको ट्रैवल करने के लिए भी NOC चाहिए था, ये भी कोई बात है इस किस्म की, तो उनको NOC नहीं दिया। वो NOC के बावजूद चूँकि चले गए वहाँ पे तो उनका सस्पेंड कर दिया गया उनको, और उसके बाद ये ख़त मंजर आम पे आया कि इन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया वहाँ पे। तो ये हॉकी के 3 प्लेयर, ये अजलान शाह भी खेले हुए हैं बाय द वे, ये तीनों, और एक फिजियो जो है वो उनके साथ अब पोलैंड में। सर बहुत अनफॉर्चुनेट मामला है। अगेन अगर आप उनकी जगह पर आकर सोचें तो समझ आती है कि उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन ज़ाहिर है ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखें अजलान शाह में जब हम फाइनल में हारे हैं और हम मेरे ख्याल में अनबीटन जा रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, सिर्फ फाइनल हारे तो यहाँ पर बड़े बुलंदो बांग दावे हुए सरकार की तरफ से कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अभी इस वक्त एज वी स्पीक पाकिस्तानी टीम चाइना खेलने गई हुई है, और रोहा नदीम साहिबा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टीम लोन्ड एयर टिकट्स पे गई है। सो मुझे नहीं पता कि उधार एयर टिकट्स कैसे मिलती हैं, लेकिन उनकी ये रिपोर्ट है। और अगर यहाँ पर आपकी नेशनल साइड को उधार टिकटों पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो फिर अगर 3 लोग यहाँ से मिस होके पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं तो आपको कम से कम वजह समझ आती है। वो और बात है कि जाहिर है बुरी बात, और बुरी बात इसलिए है क्योंकि यहाँ तो वाकई पॉलिटिकली वो उनका यहाँ पे इस्तेहसाल हो रहा होता, उनको डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती, उनकी जान को ख़तरा होता, तो फिर तो ठीक था। लेकिन ऐसा मतलब उन 3 हॉकी प्लेयर्स के साथ ऐसा तो नहीं था, तो उनको असाइलम नहीं लेना चाहिए था असूलन। लेकिन बस ये और जो आपने शुरू में बात की कि अब पूरी दुनिया जो है हमें वीज़ा देने से कतरा रही है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है। मतलब जर्मनी ने अब ये कर दी है कि आपको अगर एडमिशन दे भी दिया है जर्मन यूनिवर्सिटी ने, यहाँ तक कि आपको स्कॉलरशिप भी दे दिया है जर्मन यूनिवर्सिटी ने, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जर्मन एम्बेसी वीज़ा देगी। वो कहते हैं हम अपनी भी स्क्रूटनी करेंगे। सो यहाँ पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वक़्त है वो कुछ भी नहीं रहेगा सर, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और इसके साथ साथ जैसे दुबई का जिक्र किया सर, मुझे ये रिसेंटली पता चला टर्की से भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आना जाना रहता है, हम उनसे इंस्पायर होते हैं, वो हमसे इंस्पायर होते हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। सर टर्किश वीज़ाज़ जो हैं उनका अमूमन टाइम होता था आने का 5 से 8 दिन 10 दिन, सर 1 महीना से ज़्यादा लग रहा है प्रोसेसिंग का। मैंने किसी से बात की, ये क्योंकि खबर हम यही कर रहे हैं, तो मैंने सोचा वो उन्होंने कहा यार ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये दुबई वाली चीज़ ना समझे कि हम रिजेक्ट बहुत कर रहे हैं। लोड इतना आ गया, इतने ज़्यादा शख्स जो हैं वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे लिए इसको प्रोसेस करना जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो बेसिकली ये वाली बात भी है कि लोड सर हर एम्बेसी के ऊपर ज़्यादा बढ़ गया। हमने कुछ देर पहले ये बात की थी कि US एम्बेसी जो है वो महीने के 10,000 प्रोसेस कर रही है, ये भी हज़ारों करते होंगे, बहुत ज़्यादा करते होंगे। सो लोड भी बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। ये पहले से क्यों कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर किसी को वेकेशन करने का शौक़ पैदा हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग हैं जिनका ख्याल है कि उनको टर्की में नौकरी या कारोबार मिल जाएगा। अब सब अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। उनको सब ने ये बताया कि जितना तुम्हारा ट्रैवलिंग होगी उतना तुम्हारा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इवेंचुअली तुम्हारा भागने में हेल्प मिलेगी। सो सब लोग अपनी जो जमा पूंजी है उसको खर्च कर रहे हैं सिर्फ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के ठप्पों के लिए। तो सर ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। और सर देखें ना, ये अगेन एक इंडिविजुअल एफ़र्ट जो है नहीं होनी चाहिए, ये तो एक हुकूमती एक एफ़र्ट होती है जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वो तो हमने जैसे आपने बता दिया कि पासपोर्ट हमारा इस आई थिंक वीकेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट दी वीकेस्ट बट हम नीचे की तरफ से नीचे के 5-6 में जो बड़ी खौफनाक बात है। और मतलब इसको ठीक करने के लिए देख लेना, फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। बाशमूल ये जो चीज़ जो हमने अभी जिक्र किया था, जो डोमेस्टिक टेररिज्म है, सारा कुछ एवरीथिंग कंट्रीब्यूट सर, और ये सारा कुछ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है और उसकी वजह से ही आपको डाउनग्रेड किया जाता है। और फिर मुल्क की एम्बेसी के लोग पढ़ते हैं, किसी भी एम्बेसी की सर पॉलिसी होगी, लेकिन इंडिविजुअल बैठा ना वहाँ पे जो कर रहा है, अगर उसने हल्का फुल्का पढ़ाई लिखाई की भी अगर आपके मुल्क के बारे में, तो वो एक फ़ैसला ले सकता है अपनी गट के ऊपर, तो जो कि गलत बात है। बस ये हो गया सर। सर PTA जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर आप हंस क्यों पढ़ते हैं सर? ये सर ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जो बताने को चाह रहा हूँ। इंटरनेट नहीं ठीक हुआ
इतनी पॉजिटिव नहीं है, बट क्लैरिटी आ गई सर। और सर देखें, इस गवर्नमेंट से या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से जब क्लैरिटी आ जाए ना सर, तो आपको पता है मेरे से ज़्यादा को खुश नहीं होता, क्यों मैं ज़िंदगी में अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर रखना चाहता हूँ ताकि मुझसे कोई बंदा सवाल पूछे, आपसे भी सर यकीनन किसी सोशल गैदरिंग पे बंदा सवाल पूछ देगा, यार ये मसला क्या है, आप उसको क्या बताओ, यार मुझे ही नहीं पता मसला क्या है। तो इसमें PTA की तरफ से क्लैरिटी आई है सर कि इंटरनेट ठीक नहीं हो रहा, अभी कुछ टाइम लगेगा। उन्होंने मुँह से कहा है कि 1 महीना पूरा जो है लगेगा, क्योंकि सर हमारी जो सबमरीन केबल है, अच्छा वो गालिबन 2 हैं सर, मुझे तो लगता था 1 भी नहीं, आधी है, लेकिन 2 हैं हमारे पास। तो उन दोनों में से एक जो है वो डैमेज नहीं है सर, वो सीवियरली डैमेज्ड है। और उस सबमरीन केबल को ठीक करने में जो वक्त उन्होंने कहा गया है वो पूरा 1 महीना है सर। तो 1 महीने रिलैक्स करें, अपने आप को आप क्लेमेटाइज़ कर लें जिस सिचुएशन में आप हैं, देखेंगे अक्टूबर में। सर बड़ा सिलेक्टिव किस्म की है वो शार्क, वो मतलब केबल को वहाँ से चक मारती है हाँ। जहाँ से इंटरनेशनल वेबसाइट्स एक्सेस या डाटा जाता है ना, जाता और आता है, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका डाटा जहाँ से आता जाता है, वहाँ शार्क जो है ना उस केबल को चक मार लेती है। जो आपकी लोकल साइट्स हैं उनको कुछ भी नहीं कहती। अच्छा। तो बड़ी पढ़ी लिखी शार्क, बड़ी रेसिस्ट शार्क है सर, इसका मतलब है सर कि वो अपने कौम के लोगों से मोहब्बत नहीं करती सर वो शार्क वो। तो ये बड़े मसाइल हैं। अगेन ये जो हम पासपोर्ट की बात कर रहे हैं कि उसकी अहमियत ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होगी। मतलब पूरी दुनिया को पता है, मतलब जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं कि क्या हो रहा है। आप जो मर्जी स्टेटमेंट दें, कोई आपको पाकिस्तान में रहने वाला बच्चा आप पर ट्रस्ट नहीं करता आपकी स्टेटमेंट के ऊपर, तो बाकी ममालिक, उनके एम्बेसडर्स, उनके वीज़ा ऑफिसर्स आपकी बात पे क्या ट्रस्ट करेंगे? सर बिल्कुल क्या ट्रस्ट करेंगे। और दूसरा सर, अब मेरे ख्याल में हम सबको एक आदत बना लेनी चाहिए कि दिस इज़ द स्पीड, मतलब अब हमारी जो रफ्तार है सर वो यही है, हम सुस्त हैं। तो सर इंटरनेट अगर हमारे कौम के ज़्यादातर लोगों की अक्कासी कर रहा है कि एक सुस्ती का निज़ाम बन रहा है, तो ये तो ठीक है सर, हम राइट साइज़ हो रहे हैं अपनी तरफ, अब हम आ रहे हैं कि आपका इंटरनेट भी आपकी तरह थोड़ा बहुत होना चाहिए कि सुस्त रहे। सर देखिए, अभी हमारे यहाँ पर एक लोकल मैन्युफैक्चरर ने ये दावा किया है कि अनकरीब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और पाकिस्तान में एसर के लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर हुआ करेंगे। अच्छा। अब ये दावा है उनका, 2 चीज़ें, एक तो ये कि जब एसर ये देखेगा तो क्या वो फिर भी इस डील में आएगा। दूसरी चीज़, अब मैंने और आपने तो अखबार में ये ख़बर पढ़ ली है, हम तो सरमायाकारी करना चाहते हैं। आज अखबार में ख़बर थी कि क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में थोड़ी सी बेहतरी आई है बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेस, तो जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो 400 पॉइंट ऊपर गई है। सर जो स्टॉक मार्केट की जो ऐप है किट्स, वो नहीं खुल रही। अगर मैं और आप सरमायाकारी करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो कई दफ़ा मुमकिन नहीं है। कैसे करेगा मुल्क तरक्की, मेरी तो समझ से बाहर है। सर बस मैं सर इसके अंदर एक मेरी लास्ट पार्टिंग एक तजवीज़, अगर कोई सुन रहे हैं हमें, कि ये जो फायरवॉल वाला चक्कर है सर, एक तो सर इंटरनेट की स्पीड के ऊपर क्लैरिटी आ गई उनकी तरफ से, फायरवॉल पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है सच कि वो है क्या, कहाँ है, किसके पास है और क्यों है, कब लग रही है, लग गई है, आधी हो गया काम, कौन सा क्या टेस्टिंग हो रही है। सर जैसे पुरानी फिल्मों में सर किसी होता नहीं था, किसी मेज़ के अंदर अगर आप बटन दबाएं, एक दो यूँ खुलता था एक हिस्सा मेज़ का सीक्रेट, और उसके अंदर 2 बटन, एक रेड और एक ग्रीन होता था, जिसमें मतलब रेड से वो रॉकेट चल जाता था, रॉकेट नहीं कुछ चला रहा। फायरवॉल का ऑन ऑफ बटन जो है ना सर, PTA का जो भी चेयरमैन उसकी डेस्क में होना चाहिए, एक ग्रीन और एक रेड, कि जब उनका मूड करे कि ऑफ़ कर दें और जब हल्का फुल्का थोड़ा सा प्रेशर आए तो वो उसको ऑन कर लें। सर फायरवॉल को फ्लूइड रखें। सर ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है, ये इनके बारे में है। ये इन्होंने तो शायद ना जिनसे ली है फायरवॉल, उनके टेक्नीशियंस भी नहीं आने दिए होंगे कि कहीं एक्सेस उनके पास ना चली जाए। सो ये इंस्टॉल करने के लिए भी टेवे लगा रहे हैं, उसको जब ऑफ भी करना होगा तो ये टेवे लगाएंगे। हाँ। तो इनके हाथ में नहीं है। हाँ सर, वैसे हमारी एक्सपर्टीज ऑन की नहीं है, ऑफ की है। तो बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हमें जेल जाना पड़ेगा? नहीं सर, ये नई फिल्म आ रही है मायूं सईद की, मैंने लिखी है, उसका नाम है जेल नहीं जाऊंगी। नहीं सर, हम जेल नहीं जा रहे, हम जेल्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, और मैं आप सर, मैं मेरे होते हुए सर कोई नहीं जाएगा सर, मैं आऊँगा, मैं डबल काट लूँगा सर, आपने टेंशन नहीं लेनी। सर ऐसे है कि जेल के अंदर रिफॉर्म्स कुछ जो हैं वो हुकूमत ने काफ़ी देर से प्रोग्राम बन रहा था, तो फाइनली उनको उन्होंने कर दिया। अब बेसिकली अगर आप जेल के अंदर आप किसी पोजीशन पे हैं तो आप 3 साल अगर आपने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है तो उससे ज़्यादा आप उस जेल में या उस जगह पे आप रह नहीं सकते, आपको तब्दील कर दिया जाएगा। इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि कोई भी शख्स ज़्यादा देर एक बंदे के साथ या एक मतलब जेल के अंदर तो टाइम अमूमन बंदा जाता है, जैसी कोई बड़ी जेल हो तो ज़्यादा देर के लिए जाता है, कुछ लोग कम देर के लिए भी जाते हैं, बट वो बेसिकली चाह ये रहे हैं कि एक रोटेटिंग किस्म की चीज़ हो कि मतलब वहाँ पे ना किसी के साथ आपकी यस ना हो जाए। मुझे ये समझ आई है इससे, और मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ जेलों के लिए भी नहीं और भी कुछ जगहों पर उन्होंने इस्तेमाल किया कि 3 इयर्स के बाद आप चेंज हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये जो मातहत अदालतें हैं वहाँ पे भी 2-2.5 साल से ऊपर जज को भी नहीं रहने देते, चेंज करती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये किया गया है क्योंकि वो बेसिकली चाहते हैं कि आप अपना एक निज़ाम बना दोगे जिसके तहत फिर पूरी जेल चलेगी, तो वो अगर बदलते जाएंगे तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। अगेन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक दफ़ा जो सिस्टम डेवलप हो जाता है वो जाते हुए जो शख्स नए आने वाले को कह सकता है कि ये सिस्टम है, इसको ऐसे चलाओ और इसमें यहाँ पे खांचा है और उस खांचे का इतने % मैं फलानी जगह पे जा रहा हूँ, मुझे पहुँचा देना। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अगेन इम्कान अच्छा रखना चाहिए। एक मुझे इस पे फ़नी इंसिडेंट याद आ गया, बिल्कुल ट्रू, और वो ये कि आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान से एक वफ्द गया बरतानिया, और बरतानिया में जो जेल्स थी उनका मुआयना करना था, और वहाँ पर उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स लेनी थी। उधर के जेल के स्टाफ ने इनको बताना था कि किस तरह से जेल को अच्छा रखा जा सकता है। सो वो विज़िट करवाते रहे अपनी जेल्स और साथ में वो बताते रहे कि ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई सवाल, तो उस वक्त जब उन्होंने पूछा कि कोई सवाल, तो ये लोग उनके किचन में खड़े हुए थे। तो हमारे एक अफसर ने उधर सवाल किया कि आप लोग किस तरह इंश्योर करते हैं कि लाल मिर्च जो पिसी हुई है वो लाल मिर्च ही है, उसमें किसी ने ईंटों का बूरा नहीं मिलाया हो। तो वहाँ पे गोरे ना परेशान हो गए, उन्होंने कहा नहीं दोबारा सवाल पूछे, इस सवाल की समझ नहीं आई। 2-3 दफ़ा सवाल उन्होंने रिपीट किया और उन्होंने कहा कि हमें इस सवाल की समझ नहीं आ रही। फिर वो उनको जो है एक और हमारे साहब ने कहा कि नहीं ये इनको समझाना नहीं आ रहा और ये सवाल भी अजीब सा है, इसको छोड़ दें आप, ये आपको नहीं समझ आएगा, ये पाकिस्तान के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पे जब खाना बनता है जेल के अंदर तो उसके अंदर लाल मिर्च जब नहीं खत्म हो जाती तो वो ईंटें रगड़ के डाल देते हैं। सर असल में ये जेल का मसला नहीं है, ये तो पाकिस्तान में वैसे ही जनरली मसला है ना कि अक्सर लाल मिर्च के अंदर ईंटों का बूरा होता है। अच्छा। तो ये बरतानिया को क्या पता कि ऐसा भी होता है। सर उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ के जेल के क्या मसाइल हैं, ये तो सर इस एडवांस नौयत के जो मसले हैं सर जो भुगतने पड़े हैं इनको, तो ये ज़रा बुरी बात है। सर इसी तरह एक और वाक़या है और सच्चा ये भी कि, और वो ख़ास तौर पे क्योंकि हमारे कुछ जानने वाले हैं वो रशिया गए। अब वो रशिया तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कोई उस तरह से अमीर मुल्क भी नहीं है, तो इन्होंने जब देखा कि इतना तो अमीर भी नहीं लग रहा, तो खैर किसी एक की तबीयत ख़राब थी, उसने कोई एंटीबायोटिक या शायद पेन किलर ली फार्मेसी से, और लेकर पैसे देने के बाद उसने पूछा कि ये 1 नंबर है ना, तो वो लड़ पड़े। क्या मतलब तो इसकी सवाल क्या सर, ये उनको नहीं अंदाजा कि पाकिस्तान में हम लोग एहतियातन पूछ लेते होते हैं। यार ये फर्स्ट कॉपी है सर, यहाँ पे कॉपियों की भी कॉपी है सर, और यहाँ पे सर लोग बड़े दावे से कहते हैं ये मतलब अगर आपका जो मोबाइल फ़ोन की तारें ख़ास तौर पे सर अगर आप लेने जाएँ तो एक तो डब्बे में आती है ना, और वो अगर आप यहाँ से फ़ोन ले रहे हैं वो डब्बे के अंदर जो है वो कॉपी ही है, वो पहले निकाल लेते होते हैं, बट वो आपको बताते हैं बड़े सर कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि सर ये फर्स्ट कॉपी है, मतलब ये पहले ये कॉपी हुई थी, इससे एक और कॉपी बनी और बाकी सारी जो उसके बाद बनी है कॉपियाँ। सर ये भी हमने बड़ी महारत हासिल की है कॉपीबाजी में। बाकी से जेलों पे अगर वापस आएँ तो ये इंटरेस्टिंग एक और लिहाज से भी है कि फ़र्ज़ करें कोई बहुत बड़ा सियासी कैदी जो है, जैसे आजकल भी हैं, कई रहे हैं, हमारी हिस्ट्री रही है एक, वो जेल में हो और उनका फ़र्ज़ करें 10 साल का हो, मतलब यहाँ पे 10 साल काटी हुई है सियासतदानों ने जेल, जो बानी पीटी हैं उनको भी साल हुआ है, अब हमें नहीं पता कितनी और देर उनको काटनी पड़ेगी जेल, बट उनके साथ जो उनका स्टाफ है सर, आप सोचें कि ये भी शायद वो नहीं चाहते कि जब वो रिटायर करें, जो जेलर था उधर का शख्स जो उनके साथ करीब था किसी भी बड़े सियासतदान, सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, और बाद में सर वो बंदा जो वो किताब लिखेगा
सर उसमें क्या क्या कहानियाँ होंगी सर? आप मुझे सोचें वैसे कि जी जब वो उठते थे तो उनका नाश्ते के अंदर ऐसे होता सर, ये बड़ी बेस्ट सेलर्स हैं। और आज तक सर मैं माइट बी रॉन्ग, मेरी नॉलेज इतनी वास्ट नहीं है कि शायद किसी ने लिखी हो सर किताब किसी सियासी कैदी के बारे में, लेकिन मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, शायद लिखी हो। बिल्कुल, ये अपनी वैसे तो कैदी जब खुद स्वाने उम्री लिखते हैं तो उसमें एक पार्ट जेल वाला होता है, उसमें फिर यहाँ भी ये भी जिक्र होता है कि किस किस ने मदद की, किस किस ने नहीं की। तो क्योंकि जाहिर है जिस तरह से आपने कहा बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत जेल काटी है, जरदारी साहब ने 10 साल से ऊपर काटी है। यहाँ पर एक और अनफॉर्चुनेट मामला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में जेल के अंदर, जेल के ऊपर फिल्में बहुत कम बनी है। सो जेल तो आपको पता है एक बकाया है, तो वहां पर तो सब्जेक्ट्स कितनी हैं जो आप जेल के अंदर रहते हुए बना सकते हैं। यहाँ पे कभी बनती भी है तो साथ में पैरेलल आउटसाइड वर्ल्ड या जेल का कोर्टयार्ड ही आ जाते सिर्फ। बिल्कुल, सो यहाँ पे फिल्में बनाने की फिल्में बननी, बड़ी बड़ी स्टोरी है सर। बाकी ये एक अलग टॉपिक सर आपने छेड़ दिया है कि किस किस चीज़ पे फिल्म बन सकती है, इसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। यहाँ हमारा वक्त खत्म हो जाता है, मैं इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।